हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत कैट से होती है जो हवेली में अपने अलग रांच में अकेली रहती है। उसके साथ ही सिर्फ दो कीमती घोड़े और उसके मरहूम साथी पैटी की रिकॉर्डेड आवाज है। मरम्मत करने वाला कैट को बताता है कि छत खराब हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है। मुकम्मल तब्दीली में तकरीबन $9,000 खर्च होंगे। कैट के पास इतने पैसे नहीं हैं। लंबी सोच के बाद वो अपने साबिक शौहर रिचर्ड से राब्ता करने का फैसला करती है, जो एक मशहूर बिजनेसमैन है। दोनों का ताल्लुक अब अच्छा नहीं है। रिचर्ड कभी नहीं चाहता था कि कैट रांच को अपने पास रखे। वो कैट को मशवरा देता है कि अगर वो उसे प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती तो बेच दे। कैट बेचने से इनकार कर देती है। रिचर्ड बेदिली से उसे एक चेक देता है और वॉर्न करता है कि अपनी बेटी क्लेयर का ख्याल रखे। पिछले हफ्ते वो रात 3 बजे उसके दरवाजे पर पैसे लेने आई थी। अगर तुम उसे स्पॉइल करती रहोगी तो हालात मजीद खराब होंगे। डिप्रेस्ड होकर कैट घर वापस आती है। उसका कुत्ता अचानक भौंकना शुरू कर देता है। एक वाज़ेह निशानी की क्लेयर आ गई है। कुत्ता हमेशा ऐसा करता है जब उसकी बेटी आती है। तंग आकर कैट पूछती है, तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं देती? नया फोन पहले ही टूट गया है। क्लेयर इस पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि पिछले हफ्ते उसने और उसके दोस्तों ने बीच पर एक घर रेंट पर लिया था और जोश में उसके बॉयफ्रेंड रियान ने उसका फोन समुद्र में फेंक दिया। क्लेयर अपनी माँ का टैबलेट चेक करने के लिए लेती है और रियान के मैसेजेस देखती है। पहली चीज जो उसने की वो रियान के तमाम कपड़े लेकर ब्रिज स्ट्रीट 21 से दरिया में फेंक दिए, जो उसकी बागी नेचर को जाहिर करता है। अगले दिन ड्रग डीलर जैकी आखिरकार आता है। क्लेयर कहती है, मैंने गलती से फेंक दिया, माफ करो, मुझे नहीं मालूम था कि वहां तुम्हारी चीजें हैं। ड्रग डीलर के लिए कोई हद नहीं, चाहे सामने औरत ही क्यों ना हो। कैट का कुत्ता जोर से भौंकता है जब जैकी आता है। कैट रिकॉर्डिंग समझती है कि उसकी बेटी पर अभी हमला हुआ है। वो चीखती है और गुस्से में आकर जैकी को वॉर्न करती है कि अगर वो नहीं जाता तो पुलिस को कॉल करेगी। जैकी धमकी देता है, तुम्हारी बेटी के पास दो ऑप्शंस हैं, मेरा सामान वापस करो या पैसे दो। फिर क्लेयर कबूल करती है कि उसने गलती से जैकी का सामान फेंक दिया। बदतर बात यह है कि उस रात क्लेयर अपने बॉयफ्रेंड रियान के साथ मिल जाती है। कैट डिमांड करती है कि रियान रांच छोड़ दे, लेकिन क्लेयर कहती है कि वो कुछ दिन कैंप में गुजारेंगे और पॉकेट मनी मांगती है। कैट जानती है कि क्लेयर इन पैसों से ड्रग्स खरीदती है। कैट दरवाजा बंद कर देती है, क्लेयर के सूटकेस बाहर छोड़ देती है और कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुमने तमाम सेविंग्स ले ली। क्लेयर जोर से धमकी देती है, अगर मॉम चेक नहीं देगी तो वो रियान के साथ कुत्ते को लेकर फेंक देंगे ताकि उसे घर का रास्ता कभी ना मिले। कैट कुत्ते को बचाने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन क्लेयर उछलकर अपनी माँ के बालों से पकड़ती है और उसका सर दीवार से टकरा देती है। तुम जानती हो कि सब तुमसे नफरत करते हैं सिवाय मेरे। रियान बर्दाश्त नहीं कर पाता और बीच में आ जाता है। क्लेयर और रियान चले जाते हैं, कैट को टूटे दिल के साथ छोड़कर। अगले दिन कैट की दोस्त लेस्ली उनसे मिलने आती है और रात रुककर मदद करती है। कैट की तन्हाई में रोशनी की एक किरण। लेस्ली अगले दिन जल्दी चली जाती है और कैट की तन्हाई बढ़ जाती है। वो यादों में खो जाती है, लेकिन उसकी शांत जिंदगी तबाह होने वाली है। आधी रात को क्लेयर गीली और कांपती हुई वापस आती है और अपनी माँ को बताती है कि रियान मर गया है। अपने कैंप में लड़ाई के बाद क्लेयर ने रियान को धक्का दिया, वो पहाड़ी से गिरा और उसे सिर में फेटल इंजरी लगी। स्केर्ड कैट पुलिस को कॉल करने की सोचती है, ये सोचकर कि ये एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन क्लेयर अपनी कहानी बदल देती है, कबूल करते हुए कि उसने रियान को पत्थर से मारा। वो जोर देती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी। फंसी और गुमशुदा कैट क्लेयर की कहानी सुनती है। क्लेयर कपड़े उतारकर कैट के कपड़े पहनती है और बेडरूम में अपनी माँ का इंतजार करती है। बारिश में कैट कार का दरवाजा खोलकर रियान की लाश चेक करती है, प्लास्टिक में लपेटी, साफ और एहतियात से प्रोसेस्ड। वो लाश को छोटी बोट पर उठाती है, उसके साथ भारी पत्थर बांधकर झील में डाल देती है। लेकिन युवाओं का एक समूह उसके पास आकर फायरवर्क्स चलाना शुरू कर देता है। स्केर्ड होकर वो पानी में कूद जाती है और फिर जल्दी से डूबने लगती है। जैसे ही वो दूर चले जाते हैं, कैट एहतियात से बोट पर वापस चढ़ती है। जब वो घर लौटती है तो कार को सब निशानों से अच्छी तरह साफ करती है, सुबह तक काम करते हुए। आखिर में गीले कपड़े बदलकर गर्म शावर लेती है। जब टेंशन कम होता है तो उसके इमोशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी के सामने कैट काल्म रहती है। वो कहती है, क्लेयर बात खत्म हो गई, लेकिन ये हमारे पीछे आ सकता है। वो क्लेयर को एक कहानी पर रहने का ऑर्डर देती है कि वो कैंप से साथ वापस आए, कैट के सामने लड़े और फिर रियान चला गया। क्लेयर नहीं समझती कि उसे क्यों कहना चाहिए कि रियान आया था। कैट एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि क्लेयर उसका फोन घर ले आई थी, पुलिस आसानी से उसे उस जगह तक ट्रैक कर लेगी। कुछ दिनों बाद क्लेयर अपनी मां को बताती है कि जैकी ने स्टोर के पास उसके साथ मीटिंग सेट की, फेंस के नीचे गन रखी और डिमांड किया कि रियान कहाँ है।
कोई चारा ना होने पर कैट रिपेयर्स के लिए पैसे लेती है और जैकी को दे देती है ताकि वो क्लेयर को अकेला छोड़ दे। ये कैट के लिए बड़ा झटका है। ऐसी बेटी होने पर जब कियोस आखिरकार खत्म होता दिखता है, एक बार कैट काम से घर नहीं आती और फिर डिस्कवर करती है कि क्लेयर गायब है। उस रात की यादें उसके ख्वाबों में आते हैं। ठंडी झील का पानी उसकी नाक और मुंह में भर जाता है। खौफनाक खौफ अब भी उसके जिस्म में कहीं मौजूद है। वो याद करती है कि कैसे क्लेयर एक बार उसके टैबलेट में दाखिल हुई थी। केट टैबलेट खोलती है और उसकी करंट लोकेशन चेक करती है। जैसे ही केट उस जगह पहुंचती है तो देखती है कि रेयान अभी भी जिंदा है। तभी वो क्लेयर को पकड़ती है और पूछती है कि आखिर वो लाश किसकी थी जो वो घर लेकर आई थी। रेयान उछलता है, उसे जमीन पर धकेल देता है और फिर भाग जाता है। जब वो घर लौटती है तो केट क्लेयर और रेयान के दरमियान मैसेजेस चेक करती है। उन्होंने साथ मिलकर फेक डेथ प्लान किया था। क्लेयर के एक मैसेज में लिखा है, मैं उसे जो चाहूं करने पर मजबूर कर सकती हूं। टूटे दिल के साथ केट मैसेज डिलीट करती है। फिर बोट रेंट करती है और मार्श क्रीक लेक पर वापस जाती है। लेकिन बड़ी झील पानी की वेजिटेशन से घनी लाश के तलाश को तकरीबन नामुमकिन बना देती है। पुलिस ज़्यादा देर नहीं लगती। बोट चलाने वाले एम्प्लॉय को डर था कि केट डूब गई। केट अब भी एक्ट कर रही है। वो अगली रात तक वापस नहीं आती। नाकाबिले यकीन वाक़यात महसूस होते रहते हैं। उसकी बेटी उसके साथ मजाक जैसा सलूक करती है। शाम को वो लेस्ली से राब्ते में है। अगली सुबह लेस्ली आती है, सिचुएशन के बारे में जानती है और केट को कहती है कि वॉरल्ड में उसके घर में कुछ दिन रिकवर करने के लिए रहे, इस सबसे निपटने से पहले। केट आर्जी तौर पर लेस्ली के पास चली जाती है। दोस्त के साथ रहना उसे कुछ वक्त के लिए अपने मसाइल भुलाने में मदद देता है, लेकिन अमन मुख्तसर वक्त तक रहता है। आधी रात को केट को वार्निंग मैसेज मिलता है। वो कहता है कि रेयान और क्लेयर घबरा गए और उससे हेल्प के लिए मिन्नत की। नतीजा ये है कि जैकी और रेयान की लड़ाई हो रही है और रेयान फेंटेनाइल से मिक्स ड्रग्स ले रहा है और नौजवान को ओवरडोज हो गया और वो मर गया। जैकी कहता है कि रेयान और क्लेयर घबरा गए और उससे हेल्प के लिए मिन्नत की। उसने उन्हें एस्केप करने में मदद के लिए फेक डेथ का प्लान बनाया। क्लेयर ने केट की अपने लिए अनकंडीशनल लव पर भरोसा किया कि वो अग्री करेगी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया कि केट उसे मुकम्मल तौर पर छोड़ देगी, लाश से छुटकारा पाएगी और डेट अदा करेगी। अब वो और भी ज़्यादा पैसे डिमांड करने के लिए वापस आ गया है। केट मिन्नतें करती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, रहने के एक्सपेंसेस भी कम हैं। जैकी जवाब देता है, तुम्हारे पास चेस्टर कॉनी में ज़मीन है, रांझ, बड़ा घर, ये बहाना बंद करो कि तुम बैंकरप्ट हो। जब केट जाने की कोशिश करती है तो जैकी उसे पकड़ता है, फर्श पर गिरा देता है और उसके गले में 200 मिलीग्राम्स की स्लीपिंग पिल्स डाल देता है। जब खत्म हो जाता है तो केट को पेटी के चेहरे का हैल्यूसिनेशन होता है। जैकी उसका फ़ोन, लैपटॉप और कीज़ लेता है, उसे रांच पर ले जाता है और पैसे जमा करने के लिए 2 दिन देता है। जैकी फ़ोटोज़ देखता है और पूछता है कि औरत कहाँ है। केट एक्सप्लेन करती है कि ये पेटी है, उसका पार्टनर, जो 3 साल पहले हाई स्पीड राइडिंग के दौरान एक एक्सीडेंट के नतीजे में मर गई। एक एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर एक्सप्लोज हुआ, घोड़े को डराया और पेटी गिरी और गर्दन में फेटल इंजरी हुई। केट स्टूडेंट्स को हाई स्पीड राइडिंग सिखाने का प्लान कर रही थी, लेकिन जैकी इग्नोर करता है और काउच पर आराम करता है, टीवी देखते हुए जैसे ये जगह उसकी हो। उस शाम को क्लेयर सॉरी मैसेज भेजती है और अपनी माँ से कहती है कि उसे भूल जाए, उसके साथ ऐसा सलूक करे जैसे वो मर गई हो। वो लाश का नाम ग्रेग कमिंस्की भेजती है। केट सोशल मीडिया पर ग्रेग कमिंस्की को सर्च करती है और पता चलता है कि वो बहुत यंग था, उसके बहुत से दोस्त थे और एक अच्छी माँ थी जो उसकी कॉन्शियस को टॉर्चर करती है। वो याद करती है जैसे क्लेयर ने कहा था कि लाश तैरती है जब गर्म होती है और पेट में बैक्टीरिया गैस रिलीज करते हैं। तो केट मार्श क्रीक लेक की डीप सर्च करती है। इसके तुरंत बाद लेस्ली कॉल करती है कि केट को पूछे कि क्या हुआ और वो क्यों चली गई। केट जवाब नहीं देती, लेकिन इंस्टेड पूछती है कि क्या लेस्ली को वो पुराना ग्रैंडरसन याद है जिसके बारे में वो कल बात कर रहे थे। ग्रैंडरसन के पास एक खूबसूरत रांच था, लेकिन हाल ही में आग में जल गया। लेस्ली एक्सप्लेन करती है कि उसे अल्जाइमर्स डिजीज थी और अपने बच्चों पर बोझ ना बनना चाहते हुए उसने खुद बांध में आग लगाई, बैड लक जैसा एक्ट करके, इंश्योरेंस मनी लेने के लिए। लेकिन उसने एविडेंस को छुपाने के लिए काफ़ी नहीं किया और पुलिस को पता चल गया और उसने अपना रांच और इंश्योरेंस पेमेंट दोनों खो दिए। केट को पैसों की ज़रूरत है और सोचती है कि शायद ये उसका वाहिद ऑप्शन है। वो लेस्ली से पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला कि ग्रैंडसन ने आग लगाई। अगरचे लेस्ली इस पर फख्र नहीं करती, लेकिन एक्सप्लेन करती हैं कि उसने आग शुरू करने के लिए टॉर्च इस्तेमाल किया। टॉर्च कोई विजिबल ट्रेसेस नहीं छोड़ता, लेकिन चूंकि उसे अल्जाइमर्स थी, उसने गलती से टॉर्च का एक टुकड़ा छोड़ दिया, तो पुलिस को समझ आ गया कि ये आर्सन थी।
केट फौरी तौर पर जैकी को ये आइडिया बताती है। उसका स्टेबल $100,000 के लिए इंश्योर्ड है। वो खुद 54 दर्जे सेल्सियस पर टॉर्च की मदद से कर सकती है, कोई शक नहीं करेगा। जैकी पैसों के बारे में फिक्रमंद है। आग के बाद मुझे पैसे मिलने तक कितना इंतजार करना होगा। केट एक्सप्लेन करती है कि इंश्योरेंस का रिव्यू कम से कम 2 से 4 हफ्ते लेगा। जैकी फौरी तौर पर मना कर देता है। केट प्रपोज करती है कि उसे एम्प्लॉय के तौर पर हायर करे और शक से बचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स उसको ट्रांसफ़र करे। लेकिन जैकी का लालच बढ़ रहा है। अब वो घोड़ों की इंश्योरेंस भी देख रहा है। केट जल्दी से एक्सप्लेन करती है, ज़्यादातर घोड़े दूसरे ओनर्स के हैं, मेरे सिर्फ 2 हैं। जैकी रिट्रीट करने से इनकार कर देता है, जो उसे मजबूर करता है कि तमाम घोड़ों को जला दे। इस तरह स्टेबल और घोड़ों की इंश्योरेंस मिलकर $1.5 लाख होगी। फिर एक क्लाइंट एमा आती है। जैकी केट को अंदर रहने को कहता है और बाहर जाकर कहता है कि केट बीमार है और इन्फेक्टेड है, वो रांच का नया एम्प्लॉय है। एमा कहती है कि वो बस कुछ सैडल्स लेने आई है। अपनी आईब्रोज उठाते हुए वो जैकी की हेल्प की ऑफर से हट जाती है और जल्दी से अपनी चीज़ें लेकर चली जाती है। ठीक है, इसे जला दो, जैकी कहता है। लेकिन तुम खुद मुकम्मल जिम्मेदारी लेती हो, जो भी हो ये तुम पर मुनहसर है। अगली सुबह ही हेकर ट्रक आता है। केट हर चीज़ अच्छी तरह चेक करती है और रात 2 से 3 बजे के दरमियान आग लगाने का प्लान बनाती है जब कोई नहीं हो। जब फायर फाइटर्स पहुंचते हैं तो एक ऑफिसर मेटल पाइप का एक टुकड़ा लेकर आता है जो आमतौर पर टॉर्चेस के लिए इस्तेमाल होता है और कहता है कि उन्हें आर्सन का शक है। केट उन्हें बताती है कि बांध के ऊपर वाले कमरे में कोई रहता है। ऑफिसर उसकी इन्फॉर्मेशन मांगता है। केट जवाब देती है वो रांच पर काम करने वाला है, जैकी लॉसन। तकरीबन 10 बजे कल रात उसका ट्रक अभी यहाँ था। जब मैंने सुबह आग देखी तो मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। ऑफिसर संजीदगी से केट को एड्रेस करता है। हमें बांध में एक जली हुई लाश मिली है। केट अपना मुंह ढांपती है। ये जैकी था, वो मर गया, वो आह भरती है। ऑफिसर जवाब देता है, लाश बहुत जली हुई है, हमें शख्स की तस्दीक के लिए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। अभी हमें तुम्हें इंटेरोगेशन के लिए ले जाना होगा। पुलिस जल्दी रिएक्ट करती है और जल्द ही जैकी को ढूंढ लेती है। वो शिकायत करता है कि वो केट को नहीं जानता और उसके लिए पहले कभी काम नहीं किया। जब केट से इंटेरोगेशन होती है तो वो एक्सप्लेन करती है, वो मेरी बेटी क्लेयर का दोस्त है, मैंने उसे पहले एम्प्लॉय के तौर पर हायर किया था। बैंक रिकॉर्ड्स और एक क्लाइंट की एप्लीकेशन है जो साबित करती है कि आपने पहले काम किया। जैकी पील हो जाता है। वो समझता है कि उसे ट्रैप किया गया है। लेस्ली के साथ फ़ोन कॉन्वर्जेशन पर वापस जाते हुए केट ने पहले ही अपना प्लान रिवील कर दिया था। उसने लेक में ग्रेग की लाश ढूंढी और ग्राफिटी से ढके पत्थर से उसकी लोकेशन मार्क की। केट ने आग लगाने के बाद और जैकी के जाने के बाद उसने जानबूझकर सिग्नल रॉकेट से मेटल फ्रेम फेंका और फिर ग्रेग की फ्रोजन लाश को कैबिन के ऊपर वाले कमरे में रखा। जब आग फैली तो केट और लेस्ली स्टेप बाय स्टेप घोड़ों को रिलीज कर रहे थे, जैकी को सीधा अपने आइडियल ट्रैप में ले जाते हुए। मौजूदा वक्त पर वापस आते हुए जैकी पुलिस को अपना वर्जन बताता है, ब्लैकमेल का जिक्र नहीं करता, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते। 2 किलोमीटर दूर गैस स्टेशन के कैमरे ने सिग्नल रॉकेट्स की उसकी खरीद रिकॉर्ड की। इसके अलावा बायोग्राफिकल डेटा की क्विक चेक से पता चलता है कि ग्रेग एक पुराना ड्रग डीलर था और जैकी उसका सप्लायर था। अब वो जो भी कहे वो ट्रैप में है। केट दोबारा जागती है। क्लेयर दरवाजे के पास खड़ी है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।